वेलकम टू गुरु केंद्र। मैं सुमित आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का भाग 1 लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में गारंटेड आते ही आते हैं। तो सफलता पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार की तरह हमें सहयोग करें, ताकि हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए लाएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है मल्लिकार्जुन मंसूर, कृष्णराव शंकर पंडित, दिगंबर विष्णु पलुसकर और ओंकारनाथ ठाकुर। तो सही आंसर जो इसका है वो है सी, दिगंबर विष्णु पलुसकर। ठीक है, रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार के रूप में दिगंबर विष्णु पलुसकर को जाना जाता है। इसी तरीके से एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि वैष्णव जन तैने कहिए, यह भजन आपने सुना होगा, यह भजन किसने स्वरबद्ध किया था, यानी कि ये किसकी स्वर में गाया गया था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन तैने कहिए गांधी जी का भजन स्वरबद्ध किया था। यहाँ दांडी मार्च की बात हो रही है, तो दांडी मार्च को एक बार हम एक्सप्लेन करके अच्छे से समझते हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन की पद यात्रा हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा, जिसे दांडी यात्रा या दांडी मार्च कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से, ये ध्यान रखना है, ये भी कई बार आ जाता है, नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। क्लियर? साथ ही साथ कई जगह पर मुसोलिनी का नाम आएगा, तो उसमें भी पजल नहीं होना। मुसोलिनी के रोम मार्च की तुलना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी दांडी मार्च से, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेपोलियन का पेरिस मार्च बोलो या मुसोलिना का रोम मार्च बोलो, ये दोनों नाम जो है सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च के उपलक्ष्य में दिए थे। साथ ही साथ धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व आपसे पूछे तो उसमें सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल का नाम बताना है। यानी कि धरसना में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनीलाल ने नेतृत्व किया था। इसी तरीके से उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व पूछे तो उत्तर पूर्व में 13 वर्षीय नागा महिला, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी अच्छे से समझना है। 13 वर्षीय नागा महिला, कहाँ की बात हो रही है? उत्तर पूर्व भारत की। तो 13 वर्षीय नागा महिला ने किया था। इनको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी और इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जॉन ऑफ आर्क कौन है, तो 13 वर्षीय नागा महिला जिन्होंने उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए थे, ये आपको पता होने चाहिए और इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, तो छूटना नहीं चाहिए। मेहनत करिए, कामयाब होइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको याद करिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में निकटतम दूरी कब होती है, यह पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इस लाइन को हम क्लैरिफाई करते हैं, समझते हैं अच्छे से। पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, उसे खगोलीय दूरी कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खगोलीय दूरी क्या होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसको एयू या फिर यूं समझिए कि एक एयू यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर लगभग का यूज किया, यानी लगभग 15 करोड़। तो इस लगभग को जो हम यूज कर रहे हैं, इसका कारण भी समझते हैं। यहाँ पर सपोज ये सूरज हो गया और ये पृथ्वी जो सूरज का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अगर सूरज का चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण गति कहते हैं। ये भी नोट करके समझिएगा, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर परिक्रमण कहलाता है। क्लियर है? जिस कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी मौसम में जो बदलाव होते हैं, वो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने यानी परिक्रमण के कारण होता है। और परिक्रमण में कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम और ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि ये वाला आप देखो, इस सेक्शन से यहाँ सूरज की जो बीच की दूरी है वो इसके मुकाबले क्या है, तो कम है। जैसे कि अगर मैं कम वाली डिस्टेंस का नाम बोलूं तो ये 14.7 करोड़, और मैक्सिमम डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो 15.21 करोड़, यानी 14.7 करोड़ कम वाली डिस्टेंस है, जिसको उपसौर कहते हैं।
तथा 15.21 करोड़ यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो वह अपसौर कहलाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर निकटतम दूरी की बात कर रहा है, तो निकटतम दूरी जो है वो क्या है, 14.7 करोड़ यानी कि उपसौर की बात हो रही है। और इनके डेट के बारे में जाने तो उपसौर जो है वो 3 जनवरी को और अपसौर जो है वो 4 जुलाई को। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो निकटतम दूरी हो जाएगी वो 3 जनवरी को होगी। यहाँ से जो अदर क्वेश्चन बनते हैं उस पर भी ध्यान देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसका टाइम आपसे पूछ लेगा कि एक चक्कर कितने समय में लगता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो एक चक्कर है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 यानी 46 सेकंड में लगता है, जो एक वर्ष का निर्माण करता है। इसी तरीके से जो सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा के केंद्र यानी कि जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं, इसका 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य किसका चक्कर लगाता है तो मंदाकिनी यानी कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से, जिसे कॉपरनिकस ने हमें बताया। किसने बताया ये, तो कॉपरनिकस ने। और एक चक्कर जो है सूर्य अपना एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा करती है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। जो नॉर्मल ईयर होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाने से बनता है तथा ब्रह्मांड वर्ष सूर्य का चक्कर लगाने से बनता है। और किसका चक्कर लगाएगा, मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला के केंद्र का। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, अगर मैं डेट पे बोलूँ तो 3 जनवरी को ये पोजीशन है, तो 4 जुलाई को ये पोजीशन यानी जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी चक्कर तो लगा रही है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। और कहीं एग्जाम में आपको सूर्य के बाद सबसे निकट वाला तारा पूछ ले, वैसे तो सबसे निकट पृथ्वी के कौन सा तारा है, सूर्य, और सूर्य ऑप्शन में ना हो, सूर्य के बाद निकटतम तारा पूछे तो आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी का नाम बताना है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ सबसे तेज गति करने वाला हमारा सूर्य कितने से गति कर रहा है, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड से। तो सबसे तेज गति करने वाला तारा पूछे आपसे तो उसमें पल्सर का नाम बताना है। कौन सा नाम बताना है, पल्सर। और सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। और का रंग पूछे तो ये भी ध्यान रखेगा, तारे का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से याद रखें। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो विधान परिषद को उच्च सदन या दूसरा सदन भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे उच्च सदन किसे कहते हैं तो विधान परिषद आपको बताना है। और निम्न सदन की बात करें तो उसमें विधान सभा आएगा। इंग्लिश में इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। देखो, इसको हम अच्छे से आर्टिकल वाइज समझते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल आता है 168 यानी 168, और 168 आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, और ये विधानमंडल जो है ये राज्यपाल, समझेगा ध्यान से इसको, अब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इस एक क्वेश्चन से जितने भी विधान परिषद के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो 168 आर्टिकल क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा से मिलकर बनेगा। कितनी चीज़ें होंगी इसमें, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनेगा। और यहाँ पर प्रत्येक राज्य की बात की जा रही है। लेकिन अब तक केवल 7 राज्य ही हैं जिन्होंने विधान परिषद का गठन किया है। नाम बताया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर। 1986 में पंजाब में और 1969 यानी 1969 में वेस्ट बंगाल में विधान परिषद को भंग कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि बनने का तो पता चल गया हमें कि 168 में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा, लेकिन ये भंग कौन करता है, किसने पंजाब और वेस्ट बंगाल के विधान परिषद को भंग किया, तो इसको भी समझते हैं। आर्टिकल नंबर 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन बोलो यानी बनाना बोलो या फिर भंग करना बोलो, ये शक्ति आर्टिकल 169 के तहत किसको दी गई है, संसद को। यानी संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे भंग कर सकती है।
तो विधानमंडल होगा किसके तहत? 168 के तहत। और इसका गठन तथा भंग करने की शक्ति 169 के तहत किसको दी गई है? संसद को। और इसी के साथ आपको आर्टिकल नंबर 171 भी ध्यान रखना है जो इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बात होती है विधान परिषद के संरचना की, और हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी को लेकर है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है। तो विधान परिषद की संरचना आपसे पूछे तो आर्टिकल नंबर 171, ये 3 आर्टिकल आपको विधान परिषद समझने के लिए पता होने चाहिए। तो विधान परिषद की संरचना के लिए सबसे पहले तो एक बात आपको नोट करके बता दी जाए, वो ये कि इसमें जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है वह 40 होती है, ठीक है। या फिर कहीं पर आप लिखा देखोगे कि विधान सभा का 1/3, यानी जितने भी विधानसभा में होंगे उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में पाए जाएंगे। जिनका कार्यकाल आपसे पूछे तो कार्यकाल आपको 6 वर्ष टिक करना है, यानी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और इनकी न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछ ले तो न्यूनतम आयु में आपको 30 वर्ष टिक करना है। और यही हमारा क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष। और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु आपसे पूछे तो उसमें 25 वर्ष टिक करना है, ठीक है। तो 30 वर्ष विधान परिषद यानी उच्च सदन और 25 वर्ष विधानसभा यानी कि निम्न सदन। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इनके सदस्यों की थोड़ी और जानकारी अगर हम लें तो उसको भी ध्यान रखना है कि 1/3 सदस्य विधान परिषद में एमएलए से आते हैं, जिसमें याद रखें ग्राम पंचायत के सदस्य शामिल नहीं होंगे, यानी 1/3 एमएलए से तो होंगे लेकिन ग्राम पंचायत के सदस्य शामिल नहीं होंगे। और 1/3 नगर पालिका से, इसको भी ध्यान रखना है। 1/6 राज्यपाल नियुक्त करेगा, क्लियर। राज्यपाल के पास शक्ति है कि वो कितना सदस्य नियुक्त कर सकता है? 1/6। 1/12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से तथा 1/12 विश्वविद्यालय से, यानी कि स्नातक से, ग्रेजुएशन से। तो 1/3 एमएलए से, 1/3 नगर पालिका से, 1/6 राज्यपाल नियुक्त करेगा, 1/12 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से और 1/12 विश्वविद्यालय यानी ग्रेजुएशन से यानी स्नातक से। तो ये कुछ सदस्य के चयन की प्रक्रिया होती है जिसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष विधान परिषद में, और विधानसभा की न्यूनतम आयु पूछे तो 25 वर्ष। तो विधान परिषद से जुड़े हुए मैंने सारे फैक्ट आपको बताए हैं। अब आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में इससे मिलता जुलता आए तो नहीं छूटेगा। बस आप अपना नियम बनाएं कि जितनी भी वीडियो मैं जीके की पोस्ट करूं उसको स्टेप बाय स्टेप देखें, नोट्स बनाएं, एक रजिस्टर में इसको 1 लाइनर के तौर पे लिखें और पेपर में सफलता पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखी? ऑप्शन है भवभूति, विष्णु शर्मा, कालिदास और जयदेव। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, यानी कि विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। बाकी ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं। अगर पेपर में भवभूति का पूछे आपसे, भवभूति ने किसकी रचना की है, तो उसमें आपको मालती माधव, 2 फेमस चीज़ें याद रखनी है। एक तो मालती माधव और साथ ही साथ उत्तर रामचरित्र, ये भी कई बार एग्जाम आया हुआ है कि उत्तर रामचरित्र जो है उसकी जो रचना किसने की है, तो भवभूति ने। साथ ही साथ जयदेव का क्वेश्चन पूछे तो जयदेव का आपको पता होना चाहिए गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, तो जयदेव ने। कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यह है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कालिदास को सर्वप्रथम कवि के रूप में, कालिदास को कवि के रूप में सर्वप्रथम अलहोल अभिलेख में उल्लेख किया गया है, यानी कि अलहोल अभिलेख में कालिदास को कवि की उपाधि दी गई है। और ये अलहोल अभिलेख जो है यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन से संबंधित है। तो हिस्ट्री के नज़रिए से आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि अलहोल अभिलेख जो है किससे संबंधित है, तो पुलकेशिन से संबंधित है, जो चालुक्य के नरेश हैं यानी कि राजा हैं। और ये जैन कवि यानी कि रवि कीर्ति द्वारा रचित है, जो एक जैन कवि थे। इनके रचना की बात की जाए तो रचना में कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कम से कम ये तो ध्यान आपको जरूर रखना है, ये सबसे प्रसिद्ध हुई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद आपसे पूछ लेगा तो 1789 में इसे विलियम जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद में रूपांतरित किया। तो कालिदास की फेमस पूछे पुस्तक तो अभिज्ञान शकुंतलम, भवभूति की उत्तर रामचरित्र और मालती माधव, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और जयदेव की गीत गोविंद। ये क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में दिखते ही दिखते हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और शिशु हत्या। तो इसका सही आंसर है बाल विवाह। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। यह अधिनियम 1930 में लॉर्ड इरविन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें पुरुषों की न्यूनतम आयु अगर आपसे पूछे तो
18 वर्ष तथा महिला की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। वर्तमान में बाल विवाह अधिनियम के तहत यह आयु बढ़ा दी गई है। इसमें पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्लियर। बाकी ऑप्शनों पे ध्यान देते हैं। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ। और सती प्रथा पर प्रतिबंध की बात करें तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 4 दिसंबर 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन के तहत लॉर्ड विलियम बेटिक और अगर भारतीय का नाम लिया जाए तो राजा राम मोहन राय का एक बहुत बड़ा योगदान था। माना जाता है कि राजा राम मोहन राय की गैर उपस्थिति में उनकी भाभी को सती कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ठेस पहुंची और उन्होंने सती प्रथा के लिए एक आंदोलन करके उस पर प्रतिबंध लगवाया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर एग्जाम में आ जाए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो भी आपको राजा राम मोहन राय ही टिक करना है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पेपर में आता है, वो है आर्य समाज का। तो पजल नहीं रहना है, ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय और आर्य समाज पूछे तो उसमें दयानंद सरस्वती। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दयानंद सरस्वती टिक करना है। इसमें जो स्लोगन यूज़ किया गया था वो था वेदों की और लौटो। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इसी तरीके की जनरल साइंस की सामान्य विज्ञान के सीरीज़ की वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही देखें। और जीके के साथ साथ जीएस में भी अपने कमांड को बनाएं और पेपर में सफलता पाएं। मैं गारंटेड लेता हूं अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करें और यही समय है जीरो से हीरो बनने का। अभी नहीं किया तो फिर समय निकल जाएगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। तो आज ही दोनों वीडियो देखें, जीके की, जीएस की, और नोट्स बनाएं, मेहनत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे। ऑप्शन है पन, कारशापन, दिनार और रुपया का। तो यहाँ गुप्त शासकों की बात हो रही है। गुप्त शासक से गुप्त वंश का अगर आपसे संस्थापक पूछे तो गुप्त वंश के संस्थापक में आपको श्री गुप्त नाम बताना है। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक में चंद्रगुप्त प्रथम नाम बताना है। अब इसको अच्छे से समझिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने विवाह के उपलक्ष्य में सोने के सिक्के जारी किए। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए और इन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। लेकिन यहाँ बात हो रही है चांदी के सिक्कों की, तो वह भी अभी आएगा, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि सोने के सिक्के किसने जारी किए थे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जब आए तो इन्हें शकों का विजेता कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछे शकों का विजेता किसे कहा जाता है तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय टिक करना है। और शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में, समझिएगा अच्छे से, शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। तो सोने के सिक्के में चंद्रगुप्त प्रथम और चांदी के सिक्के में चंद्रगुप्त द्वितीय नाम बताना है और उसका नाम जो था वो था रुपया का। और क्वेश्चन भी हमारा यही है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे तो रुपया का। तो इसका सही आंसर डी हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने उज्जैनी को विद्या एवं संस्कृति का केंद्र बनाया और ये केंद्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि सांस्कृतिक और साहित्य की उपलब्धियों के कारण, ध्यान रखिएगा, संस्कृति और साहित्य की उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग पूछे तो स्वर्ण युग गुप्त शासक यानी गुप्त काल को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुप्त काल जो है वो भारत के स्वर्ण युग में आता है, यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। और ये सब हुआ किसकी वजह से तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के कारण, जिन्होंने विद्या एवं संस्कृति में उपलब्धियां हासिल की। आप इसका अंदाजा इसी से लगा लो कि इन्हीं के शासनकाल में फायान नाम सुना होगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फायान किसके काल में आया। तो द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया। फायान की प्रसिद्ध रचना आपसे पूछ ले तो उसमें फूको की, ये नाम ध्यान रखना है, फूको की एक प्रसिद्ध रचना थी। किसकी? फायान की, यानी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो थी फूको की। इसी तरीके से कई बार वेन सांग को क्वेश्चन लेकर आ जाता है तो आपको पजल नहीं होना है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और वेन सांग हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, और वेन सांग की जो प्रसिद्ध पुस्तक या रचना थी वो थी CU की। तो फूको की, फायान की, CU की, वेन सांग की। और
तीर्थ यात्रियों का राजकुमार पूछे तो उसमें आपको वेनसांगी आंसर टिक करना है। तो क्वेश्चन था हमारा, गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो रुपये का, और सोने के सिक्के को दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत और श्रीलंका से अलग करने वाला जल मरुमध्य कौन सा है? तो इसको मैप से थोड़ा सा समझते हैं। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा हो गया और यहाँ पर जो राज्य है वो है तमिलनाडु, और ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला रास्ता, जिसे पाक जल संधि, आदम का पुल, राम सेतु या कहीं कहीं पर सेतु समुद्रयम परियोजना से जाना जाता है। कितने नाम बताए मैंने? पाक जल संधि, आदम का पुल, राम सेतु या सेतु समुद्रम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है। अब देखो, अलग करने की बात कर रहा है तो अलग करने की बात करें या जोड़ने की बात करें, दोनों में आपको यही नाम ढूंढने हैं और जो मिल जाए वो भारत और श्रीलंका के बीच की कड़ी बनेगी। तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, मांडेव, मैगेलन, मलाका और पाक। तो सही आंसर जो इसका है वो डी। पाक के आगे जल संधि का प्रयोग किया गया है, तो इस जल संधि को भी समझते हैं। इस तरफ बंगाल की खाड़ी होगी और नीचे यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। तो जल संधि यानी कि यहाँ पर जलों की संधि होगी तथा स्थल अलग अलग होंगे, यानी कि जल यहाँ पर मिलेंगे और जो स्थल है वह अलग अलग होंगे। तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के जल को कौन जोड़ता है? तो वहाँ पर आपको पाक जल संधि टिक करनी है। बंगाल की खाड़ी का जल और मन्नार की खाड़ी का जल पाक जल संधि के तहत मिलता है, तो जलों की संधि हो गई तथा भारत और श्रीलंका क्या हो गए? अलग हो गए, यानी स्थल अलग अलग हो गए। साथ ही साथ कई बार यहाँ पर अंतिम गांव भी पूछ लेगा, तो श्रीलंका का जो अंतिम गांव बनेगा वह है तलय मन्नार, इसको ध्यान रखना है। और भारत की तरफ से जो अंतिम गांव बनेगा वह धनुषकोटी, क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर एक द्वीप भी पाया जाता है, उस द्वीप का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो रामेश्वर द्वीप। तो रामेश्वर द्वीप कहाँ है? तो पाक जल संधि पर तमिलनाडु के अधीन आता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है, जो 1948 में अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्र हुआ था। राजधानी अगर पूछे श्रीलंका की तो वर्तमान में जयवर्धने, इससे पहले कोलंबो, और प्राचीन अगर राजधानी पूछे तो उसमें अनुराधापुर नाम टिक करना है। भारत और श्रीलंका के बीच कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन है वो भी पता होना चाहिए। तो भारत और श्रीलंका दोनों का जो मानक समय है पूर्वी देशांतर है, यानी कि दोनों का मानक समय सेम है, यानी जितना समय भारत में माना जाता है वही टाइम सेम श्रीलंका में भी माना जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल मरुमध्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर डी था, यानी कि पाक। और भी नाम है इनके, आदम पुल, राम सेतु, सेतु समुद्रम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है, क्योंकि इसमें राम सेतु के टूटने का खतरा है। ये पश्चिमी तट को पूर्वी तट से जोड़ता है। अभी कुछ इस तरीके से हमें पश्चिमी तट से पूर्वी तट में जाना पड़ता है। इस रास्ते को छोटा करने के लिए हमें ये वाला रूटीन पड़ेगा, जिसमें राम सेतु के टूटने का खतरा है, जिसकी वजह से इस पर अभी स्टे लगा हुआ है। और इसके समीप द्वीप पूछे तो रामेश्वर द्वीप, और एक द्वीप और ध्यान रखना, कवचा तीबू द्वीप। ये द्वीप भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया है, यानी भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन जो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड आदि से मिलकर बना है। ध्यान किससे रखना है? तो लैंड से, ठीक है, जिसमें सबसे शक्तिशाली इंग्लैंड, और यहाँ के जो शासक थे, जो राजा थे, वो थे जेम्स प्रथम। इसी तरीके से ब्रिटेन की महारानी आपसे पूछे तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अनुमति दी तथा इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने इस पर 15 साल का प्रस्ताव पारित किया। भारत में ये 1608 में आई तथा 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला केंद्र खोला और इस समय भारत में शासक थे जहांगीर। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, ये ध्यान रखना है। भारत में पूछे तो 1608 में आई और केंद्र पूछे तो सूरत यानी कि 1613। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। तो एशिया की जब भी बात करें तो वहाँ पर लौह इस्पात उत्पादक में चीन का नाम आता है। किसका नाम आएगा? चीन का। भारत जो है लौह इस्पात उत्पादक में 11वां स्थान विश्व में बनाता है और विश्व में सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक पूछे तो आपको जापान टिक करना है। एशिया में पूछे तो चीन और भारत का स्थान पूछे तो 11वां। भारत में महाराष्ट्र,
कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं, जिसमें मेनली जो बात होगी वो होगी कर्नाटक की। कर्नाटक का तटीय प्रदेश यानी कि मंगलोर यानी न्यू मंगलोर बंदरगाह भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का व्यापार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी भारत में लौह अयस्क का व्यापार सबसे अधिक किस बंदरगाह से होगा, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से, और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डिगामा का पदार्पण कहाँ हुआ था, तो इसको थोड़ा मैप से समझते हैं। यहाँ पर इतने हिस्से में पुर्तगाल और इस वाले हिस्से में स्पेन। स्पेन के जस्ट नीचे इधर अफ्रीका, इधर सऊदी अरेबिया यानी कि एशिया होते हुए यहाँ पर ये एशिया हो गया, और एशिया का एक भाग है भारत, और अफ्रीका के नीचे इस तरफ यहाँ पर पाया जाता है मेडागास्कर। देखो 1486 में पुर्तगाल से बार्थोलोमा डियास इस तरीके से यूँ भारत के लिए चला, और मेडागास्कर होते हुए यहाँ से यूँ वापस दोबारा पुर्तगाल चला गया। ये भारत के लिए जो जर्नी है पूरी नहीं हुई, कहाँ से लौट कर आ गया, मेडागास्कर से। लेकिन इस यात्रा से ये अनुभव मिला कि आगे भी दुनिया है, जिसकी खोज के लिए पुर्तगालियों में उत्तेजना बढ़ी। इसके बाद 17 मई 1498 में वास्को डिगामा ने यात्रा भरी। माना जाता है कि वास्को डिगामा अमेरिका की खोज के लिए निकला था और कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन उल्टा हुआ। वास्को डिगामा इस पथ पर चलते हुए भारत के केरल में कालीकट नामक स्थान पर अपना पदार्पण किया। इस समय कालीकट का जो शासक था वो था जमेरिन, और जमेरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया, और साथ ही साथ काफ़ी सारे सामान भी दिए, जिसमें काली मिर्च का आपको ध्यान रखना है। और वह काली मिर्च वास्को डिगामा जब अपने साथ ले गया तो वह पुर्तगाल में बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिस कारण पुर्तगाली व्यापार के लिए भारत का द्वार खटखटाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था 15वीं सदी के अंत में वास्को डिगामा ने कहाँ पदार्पण किया था, तो इसका सही आंसर जो है कालीकट, केरल में। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों का जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार किसे माने जाते हैं, तो दिगंबर विष्णु पलुसुकर। पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जो लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, और सभा पूछे विधानसभा के लिए तो 25 वर्ष। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखी, तो विष्णु शर्मा ने। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, तो शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है, जिसे 1930 में लॉर्ड इरविन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं, तो रुपया का। अगर सोने के सिक्के पूछे तो सोने के सिक्के को दिनार। ठीक है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल मरुमध्य कौन सा है, तो पाक जल संधि, जो जलों को जोड़ता है तथा स्थलों को अलग करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 16 ईस्वी में। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है चीन। विश्व में पूछे तो जापान, और भारत का 11वां स्थान। 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डिगामा का पदार्पण कहाँ हुआ था, कालीकट, केरल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।